अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइज़ा 706 दैट इज़ रिलेटिंग टू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको आइज़ा 705 पढ़ाते हुए और आइज़ा 700 के लेक्चर्स में ये बताया था कि जब भी एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ आएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट तो मॉडिफाइड हो जाएगी। मतलब जो एक आइज़ा 700 जो एक बेसिक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है आपको ऑडिट रिपोर्ट का, उससे तो मतलब मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब ये इन दो मैटर्स के आने से एम्फेसिस और अदर मैटर, लेकिन ओपिनियन की मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, मतलब ओपिनियन की मॉडिफिकेशन कब होगी? वो तब ही होगी जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या एडवर्स ओपिनियन देंगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कब कब ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, और जब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ आएंगे रिपोर्ट में तो इनका क्या मतलब है, कब आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और फिर हम इनको ऑडिट रिपोर्ट में किस सेक्शन में प्लेस करेंगे, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे रेलिवेंट, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कि ये ऑडिट रिपोर्ट में कब आएगा। ठीक है, एंड अ पैराग्राफ included in the auditor's report that refers to a matter appropriately reflected / disclosed in the financial statements। ठीक है, ये मैटर तब ही आएगा जब एक मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने बस उसको हाईलाइट करना है। क्यों हाईलाइट करना है? आपके मतलब जजमेंट्स में, ऑडिटर्स की जजमेंट में इट इज़ फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स हैं, या अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके डायरेक्टर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं उसके, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है लेकिन आप ऑडिट रिपोर्ट में भी उसका उसको रेफ़र करना चाह रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इन योर जजमेंट्स दैट मैटर इज़ फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप इसको इस तरह फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? ये है जी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर और मॉडिफाइड ओपिनियन। ये नहीं है कि एक मैटर है वो जो आपको की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाहिए था। आपको पता है की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड आइज़ा 701 है, आप इस पर कंप्लीट स्टैंडर्ड है, आप जाके इसको लेक्चर को देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑडिट मैटर्स क्या हैं। मतलब वो मैटर्स जो कि ऑडिटर्स समझते हैं कि एज़ पर देयर जजमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कि ये मैटर की ऑडिट मैटर्स हैं, मतलब करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे मैटर्स मतलब जो उनकी जजमेंट के मुताबिक बताने चाहिए यूज़र्स को कि हमने इन मैटर्स को वेरीफाई करते हुए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और क्या हमें मतलब कोई अनसर्टेनिटी है तो वो डिस्क्लोज़ करना। मतलब क्योंकि इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लिहाजा इन मैटर्स को हम की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं अलग से। तो जो एम्फेसिस ऑफ मैटर है ना, ये कोई इस तरह का मैटर नहीं होना चाहिए। मतलब की ऑडिट मैटर अगर है तो वो की ऑडिट मैटर ही रहेगा। जैसे कि रेवेन्यू रिकग्निशन में अगर कोई जजमेंट्स, एस्टिमेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो आप उसको की ऑडिट मैटर ही रखेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं बताएंगे। ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होगा? ऐसा मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, रिफ्लेक्टेड है, और आपको लगता है कि यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे इसको बताना चाहिए, लेकिन वो की ऑडिट मैटर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स आपसे रिक्वायर करते हैं कि इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दो और आपने उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट कर दिया, नहीं। ठीक है, अगर कोई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इश्यूज था, मिस स्टेटमेंट थी, आइदर इन द अमाउंट्स और डिस्क्लोजर और द प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द of any financial item, that you are going to modify your opinion, not you are going to adding emphasis of merit paragraph or other matter paragraph। ठीक है, emphasis of matter अभी हम पढ़ेंगे, मैं स्टैंडर्ड से भी आपको बताऊंगा कि किन जो मतलब सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हमने इसको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, दूसरा है emphasis of matter should be included in within separate section। ठीक है, titled as emphasis of matter। अब इसको ये नहीं है कि किसी भी ओपिनियन के सेक्शन में एक दो लाइन आइटम में बता दें या किसी और जगह नहीं, आपने इसको प्रॉपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग हेडिंग देकर फिर इस मैटर को रिपोर्ट करना है। और इसमें रिपोर्ट करते हुए आपने क्या करना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर शुड रेफर ओनली इंफॉर्मेशन
प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब आपकी बैलेंस शीट में, नोट्स टू दी अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें डिस्क्लोज है, उनको आपने इधर रेफ़र करना है, उस नोट को रेफ़र करना है कि मैं इस मैटर पे अपना जो है ना, मुझे लगता है कि यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ये देना चाहिए, लिहाजा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और आखिर में एक लाइन ज़रूर लिखनी है कि इट मस्ट बी इंडिकेटेड दैट ऑडिटर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब किसी को देखने वालों को ये ना लगे कि ये पता नहीं भाई कौन सा मैटर है जो ऑडिटर से अलग से रिपोर्ट किया है, शायद ये कोई एतराज़ है या कोई क्वालिफिकेशन टाइप है। नहीं, आपने आखिरी लाइन में लिख देना है कि आवर ओपिनियन हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन नहीं है, बस आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रापुलेट करना कह लें, या इसको आपको लगता है कि यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, उसको मतलब आप थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर लिख देना है कि इससे मेरा ओपिनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद है सर्कमस्टांसिस व्हेन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा कैन बी इशूड। ठीक है, या इंसर्टेड इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहला जी क्या है कि अनसर्टेन सिचुएशन एज टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन। कंपनी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, टैक्स लॉस के अंडर कंपनीज के काफ़ी केसेस हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म पे, लेट्स सपोज ATIR में, या कमिश्नर अपील के पास, या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो आप और उनके जो आउटकम है कि क्या कंपनी के अगेंस्ट फैसला आएगा, फ्यूचर आउटकम जो उसका है, या फेवर में आएगा, कोई अनसर्टेन है, मतलब उस पर कोई ओपिनियन नहीं दी जा सकती मतलब अभी केस पेंडिंग है, तो इस केस में आप उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर उस मैटर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ सिग्निफिकेंट है और आपको लगता है कि करना चाहिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि ये मुझे इसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये दो मतलब इस पर ओब्लिगेशंस हैं। पहली ओब्लिगेशन ये है कि क्या क्लाइंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको डिस्क्लोज़ किया है। ठीक है, वो करना चाहिए बेसिकली। तो ठीक है, तो अगर उन्होंने किया है इवेंट्स आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, उस पैरे के अंडर जो कि सबसे लास्ट मतलब नोट्स में आ रहे होते हैं अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपने फिर क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस नोट नंबर का रेफरेंस देके बता देना है कि हम इस पे मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इशू कर रहे हैं जो कि फ़लाँ नोट में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ओपिनियन इस पर मॉडिफाई नहीं हुआ। उसके बाद क्या है जी, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट। अब एक स्टैंडर्ड आया है नया, ठीक है, जो कोई गाइडलाइंस आई हैं और अभी उसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अर्लियर एप्लीकेशन इज़ परमिटेड। लेट्स कोई स्टैंडर्ड आया, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है, लेकिन आप 30 जून 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं और स्टैंडर्ड में आया जो उसमें लिखा हुआ है कि आप अर्लियर एप्लीकेशन परमिटेड है, इनकर्ज की जाती है, आप कर सकते हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका इम्पैक्ट ले लें, ठीक है, उस स्टैंडर्ड का। लेकिन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे अगर उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है आपकी फिगर्स पे, डिस्क्लोजर्स पे, और आपको लगता है कि यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए it would be going to a fundamental, then you are going to add emphasis of matter paragraph in your independent auditor's report। ठीक है, उसके बाद है occurrence of major catastrophe that may have a significant effect on the entity's financial position। कोई भी मतलब कोई इशू क्रिएट हो जाता है, लेट्स सपोज आग लग गई, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो जल गया, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से हमारी काफ़ी जो प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, वो मुतासर हुई, तो इस केस में जो है एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता है कि जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, उन पर इम्पैक्ट होता है, मतलब उनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि वो मतलब लेट्स सपोज अगर कोई ज़ल्ज़ला वगैरह इस तरह की चीज़ आती है और उससे प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग्स आपकी डैमेज होती हैं, तो अब जो उनकी कैरिंग अमाउंट आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ओवर स्टेट है, क्योंकि वो उस तरह की बिल्डिंग नहीं रही, मतलब वो डैमेज हो चुकी हैं, अगर वो डैमेज होती हैं तो। ठीक है, तो आपने पहली बात तो है तो बिल्डिंग्स वगैरह को एडजस्ट करना है, मतलब उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स डालने हैं। और इसी तरह फिर आप ऑडिट रिपोर्ट में भी उससे रेलिवेंट
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी लोकेशन। लोकेशन क्या है, किधर होनी चाहिए जी? वो कह रहे हैं कि जी इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। आपने ओपिनियन सेक्शन दिया, उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन दिया, तो आप सब्सिक्वेंटली मतलब उसके फ़ौरन बाद आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का सेक्शन या हेडिंग डालकर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से रेलिवेंट चीज़ें थी। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने एक प्रैक्टिकल वे में आपको चीज़ें सम अप करने की कोशिश की। इंशाल्लाह अभी हम इसको जाकर एक दफ़ा स्टैंडर्ड से भी टाई अप कर लेंगे, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हाउ दीज आर गोइंग टू बी हैंडल्ड इन द एग्ज़ाम। उसके बाद है अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। अदर मैटर पैराग्राफ कब आएगा? ये पैरा तब आएगा, a para included in auditor's report that refers to a matter other than presented or disclosed in the financial statements, ठीक। एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है कि वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है प्रॉपरली, हम उस पर वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। अदर मैटर पैरा क्या है? जैसे नाम से ज़ाहिर, अदर मैटर मतलब कोई ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरह से डिस्क्लोज़ नहीं है, ठीक है। सही तरह से डिस्क्लोज़ नहीं है या बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं है, ठीक है। और लेकिन ऑडिटर्स को लगता है कि ये यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों? कि ताकि यूज़र्स मेरी ऑडिट रिपोर्ट को समझ सकें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, तो लिहाजा मैं अदर मैटर पैराग्राफ डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो डाल सकते हैं किसी भी मैटर पे। मोस्टली हम डाल रहे होते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी के हम पहली दफ़ा ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं, फर्स्ट ईयर ऑडिट है, देन वी आर गोइंग टू ऐड एम्फेसिस अदर मैटर पैराग्राफ इन आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। उसमें लिख देते हैं कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट जो है वो किसी और फॉर्म ने किया था, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म ने किया था। नाम नहीं लिखते, बस ये लिख देते हैं कि फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव परफॉर्म्ड लास्ट ईयर ऑडिटर्स ऑडिट एंड इशूड अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, या मॉडिफाइड ओपिनियन जो भी हो ऑन दिस डेट, ठीक है। तो हम वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट्स कि कब कब इसको हम डालेंगे और किस तरह, मतलब इसकी हेडिंग होगी, ये चीज़ें। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर। अगेन वही जो अदर एम्फेसिस ऑफ मैटर में थी वही अदर मैटर में है कि अदर मैटर पैरा इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर। अगला, other matter para should be included in the audit report in a separate section termed as other matter। जिस तरह एम्फेसिस ऑफ मैटर का अलग सेक्शन आपने दिया है, इसी तरह इसकी भी आप एक अलग हेडिंग देकर इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और लेकिन आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अगर किसी रिपोर्ट में डिफ्रेंशिएट अदर मैटर विद की ऑडिट मैटर, अगर किसी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और अदर मैटर्स भी आ रहे हैं, तो आपने उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करनी है। वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आप ऐसे लिख देते हैं कि की ऑडिट मैटर की हेडिंग दें और साथ इधर लिख दें कि की ऑडिट मैटर किस पे हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ जी मेरा की ऑडिट मैटर्स है, इधर मैं डैश लगाता हूँ, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ मेरा रेवेन्यू पे की ऑडिट मैटर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू पे। इसी तरह जब मैं अदर मैटर की हेडिंग डालूंगा, इस सेपरेट सेक्शन बनाऊंगा, तो उधर मैं जाके इधर डालूंगा कि मैंने अदर मैटर दिया है कि किस पे दिया है। लेट्स सपोज मैंने अदर मैटर्स दिया है कि लास्ट ईयर के ऑडिटर्स कोई और थे, मतलब लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट साइंड बाय अदर ऑडिटर्स, ठीक है। और थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आप इसमें। उसके बाद है जी लोकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि आप इसको जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर को आपने बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद डालना है, इसको आप की ऑडिट मैटर सेक्शन के बाद डाल सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दी की ऑडिट मैटर सेक्शन, ठीक है। आप इससे पहले भी डाल सकते हैं, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट दैट विच मैटर यू आर गोइंग टू रिपोर्ट फर्स्ट, मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर और या की ऑडिट मैटर्स, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वो यही है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर को हम बेसिस फॉर ओपिनियन के वेरी नेक्स्ट डालते हैं और अदर मैटर पैराग्राफ को हम जो है की ऑडिट मैटर के बाद रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लिख रहे थे इफ अदर मैटर पैरा इज रिलेटेड विद अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इट्स नीड टू बी प्लेस्ड इन ऑडिट इन रिपोर्टिंग ऑन अदर एंड need to be placed in reporting on other legal report
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है। ये वगैरह कि अगर आपको लगता है कि अदर मैटर आप जो डाल रहे हैं वो जो है लीगल रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी, तो फिर आप इसको मतलब लास्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन होता है ना, उससे लास्ट में, या वो जो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स उसमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, आप देखें ये ऑडिट रिपोर्ट है, तो आप इसके नीचे भी डाल सकते हैं अदर मैटर को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मैटर जो है लीगल रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है, तो आप अदर मैटर को इधर भी डाल सकते हैं लास्ट में भी, वरना आपने क्या है कि ऑडिट मैटर्स के बाद ही डालना है, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, ये हो गया स्टैंडर्ड की समरी। अब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे जाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड की रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो MSA 1 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पेपर देना है, या ऑडिट एंड एश्योरेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, एडवांस ऑडिट के या कैफ के जो स्टूडेंट्स होंगे। स्टैंडर्ड कैफ के स्टूडेंट के लिए अक्सर मतलब ज़रूरी नहीं होते, तो वो बुक्स वगैरह से भी याद कर रहे होते हैं मोस्टली चीज़ों को, और तो वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड भी रेफर अच्छी चीज़ है, लेकिन जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू कंसल्ट with the standards or to develop friendship with the standards. Either they are auditing standard or they are accounting standard. Red books. ठीक है जी, हम स्टैंडर्ड्स इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये जी स्टैंडर्ड है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है जी। सबसे पहले क्या जी स्कोप है इसका, कब लगता है, ठीक है। वो वही है कि जब आपको लगे कि एक मैटर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है और वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज है, देन यू आर गोइंग टू ऐड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एंड इन अदर केस, अगर कोई मैटर आपको लगता है कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट है, मतलब वो मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट है, या ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट से रेलिवेंट है और यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, देन यू कैन ऐड अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी? अ मैटर आल्सो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट that is of such importance that is fundamental to user's understanding, then you are going to add emphasis of matter, ठीक है। और एक मैटर जो आपको लगता है कि ऑडिटर्स की ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए या ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है, तो आप उसको अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशंस हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर की और अदर मैटर की, ये मैंने आपको बता दी ये चीज़ें क्या हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड आपसे क्या रिक्वायरमेंट करते हैं। आइसा 706 कह रहे हैं कि जी द ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाइड द ओपिनियन, ठीक है। मतलब ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए कि जिस पे आपको मॉडिफाइड ओपिनियन बनता था लेकिन आप उसको एम्फेसिस या अदर मैटर में रिपोर्ट करते हैं, नहीं, ठीक है। यही आप लाइन भी लिखते हैं कि इस मैटर की वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद है जब आप इंक्लूड करेंगे तो क्या देखना है, आपने एक सेपरेट सेक्शन रखना है, ठीक है। क्लियर रेफरेंस टू द मैटर रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैटर किधर आ रहा है, मतलब उस नोट का रेफरेंस देना है। और इंडिकेट दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर एम्फसाइज्ड, ठीक है। ये लाजमी लिखें। तो ये तीन मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर जब आप ऐड करने जा रहे हैं, कि सबसे पहले आपने एक सेपरेट सेक्शन रखनी है, ठीक है। उसकी हेडिंग सेपरेट देनी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका रेफरेंस देना है उस नोट का कि कहाँ पर डिस्क्लोज है, किस नोट नंबर में ये पैरा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। और लास्ट लाइन आपने लिखनी है कि आवर ओपिनियन हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। उसके बाद अदर मैटर पैराग्राफ है। दिस मैटर मतलब ये मैटर कब आता है कि जब आप मतलब लॉ और रेगुलेशंस जो है वो आपको प्रोहिबिट ना करें इस मैटर को डिस्क्लोज करने के लिए, तो तब आपने इसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और
अदर मैटर पैराग्राफ आप कब ऐड करेंगे, जब मतलब इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन एंड द मैटर हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ क्योर्ड मैटर, ठीक है। अगेन वही कि मतलब वो क्योर्ड मैटर नहीं होना चाहिए, अदर मैटर्स ही हो, और उसकी हेडिंग आप प्रॉपर देंगे और वर्डिंग उसकी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू इंक्लूड एन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ in an auditor's report, the auditor shall communicate with those charged with governance regarding this expectation and the wording of this matter, ठीक है। अक्सर जब हम ऐड करते हैं तो हम डायरेक्टर्स को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ये मैटर्स मतलब एक लेटर के थ्रू पहले ही कम्युनिकेट कर देते हैं वाया ईमेल या लेटर कि हम ये मैटर रिपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी ये एक्सपेक्टेड वर्डिंग होगी। उसके बाद सर्कमस्टांसेस इन विच एन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बी नेसेसरी, ठीक है। कब, व्हेन अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन वुड बी अनएक्सेप्टेबल। अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जिसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी, वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टिल लॉ आपको कहता है कि आपने ऑडिट करना है तो आपने फिर ऑडिट करना है, लेकिन आपने इस पर एम्फसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या है जी, टू अलर्ट द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर प्रीपेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल पर्पस बनी हुई है तो भी आप जो है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी, व्हेन फैक्ट्स become known to the auditor after the date of the audit reports and the auditors provide a new or amended audit report, ठीक है। मतलब कोई सब्सिक्वेंट ईवर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद अक्कर हुआ, लेकिन आपको पता है कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक होती है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से की डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक कोई इवेंट अक्कर हुआ, देन और वो कोई मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है, तो ऑडिटर्स जो हैं उस पर भी एम्फसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, अगर कोई अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उस पर भी कर सकते हैं। अर्लियर एप्लीकेशन किसी स्टैंडर्ड की है उस पर भी कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट है उस पर भी कर सकते हैं, या कोई इशू, कोई जो एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स एक्सेट्रा जो इफ़ेक्ट करें, तो आप उस पर भी एम्फसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एम्फसिस ऑफ मैटर आप कब को रिपोर्ट करेंगे, तो आगे उस पर लिखा हुआ है कि इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट, मतलब ये सब्सिट्यूट नहीं है। अ मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द आइज़ा 570, ठीक है। मतलब अगर क्लाइंट है वो गोइंग कंसर्न नहीं है या उस पर गोइंग कंसर्न्स की कोई इशूज़ हैं, तो हम उसको गोइंग कंसर्न के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि और उसमें एम्फसिस ऑफ मैटर में उसको नहीं बताएंगे। या अगर कोई क्लाइंट पर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन रिलेटिंग टू ओपिनियन है, ठीक है, आइदर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, देन वी आर गोइंग टू ऐड दोज पैरास, नॉट एम्फसिस ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद अगर क्लाइंट आपसे कहे कि यार ठीक है, ये जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम डिस्क्लोज नहीं करते मैटर, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दीजिएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि एम्फसिस ऑफ मैटर की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इट शुड रेफर द मैटर दैट इज़ अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब एक मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है उसी पर एम्फसिस ऑफ मैटर आता है, ठीक है। उसके बाद है जी, इन रेयर सर्कमस्टांसिस व्हेन द ऑडिटर इज़ अनएबल टू विड्रॉ फ्रॉम एन एंगेजमेंट, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कोर्ट अपॉइंट करता है ऑडिट के लिए किसी कंपनी के, ठीक है, लेट्स सपोज वो लिक्विडेशन में है कंपनी, तो इस केस में फिर क्या करते हैं हम, और जो क्लाइंट है वो ऑडिट करवाने को मतलब इतना सीरियस नहीं है, वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा या और कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हमारी पहले ये होती है कि हम उस मैटर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर रिजॉल्व ना हो तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, हम जो है क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाएंगे। पहली बात तो है कि उनसे बात करके रिजॉल्व करते हैं, ना हो तो हम कहते हैं कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई केसेस में ऐसे होता है कि जब आपको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो ना, तो वो रिक्वायर करते हैं आपसे कि आपने ऑडिट लाजमी करना है, मतलब ओपिनियन ज़रूर देना है, बेशक आप क्वालिफाइड दें, एडवर्स दें
डिस्क्लेमर दे, मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस केस में आप जो है एक अदर मैटर पैराग्राफ डाल के उसको बता भी सकते हैं कि मैं इस तरह अंडर लॉ अंडर कोर्ट अपॉइंट हुआ, ठीक है, मेरी फर्म अपॉइंट हुई, लेकिन हमें मतलब स्कोप लिमिटेशंस थी, कोई इश्यूज़ थे इम्पोज बाय मैनेजमेंट थी और वो रिजॉल्व नहीं हो सके, तो हम विड्रॉ की तरफ नहीं गए, हमने ओपिनियन दिया, ठीक है। मतलब आपने ये चीज़ बता देनी है अदर मैटर में, क्योंकि जो भी कोई समझने वाले लोग हैं, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो यही कंसीडर करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर्स ने ट्राई की है रिजॉल्व करने की, नहीं हुआ तो वो विड्रॉल की तरफ गए हैं, लेकिन उन्हें पता था कि हमें कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो लिहाजा उन्होंने अदर मैटर में इसको डिस्क्लोज़ कर दिया इस बात को, ठीक है। उसके बाद है व्हेन अदर मैटर सेक्शन इंक्लूड मोर देन वन मैटर, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना कि एमसीज ऑफ मैटर में एक या एक से ज़्यादा मैटर्स आप रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब एक हेडिंग दे, बाकी आप मैटर्स की सब हेडिंग दें। इसी तरह जो है अदर मैटर्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक हेडिंग देकर बाकी मैटर्स को सब हेडिंग में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेन हेडिंग दे अदर मैटर एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड सब हेडिंग। लेट्स सपोज यू आर एडिंग कि लास्ट ईयर की ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट की थी, ठीक है, और हम जो है ना मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं, तो उसकी एक और हेडिंग बना दें इस तरह करके। मतलब एक से ज़्यादा मैटर जब रिपोर्ट करने हों तो वो भी आप कर सकते हैं इस केस में। उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये अदर मैटर की बात हो रही है कि अदर मैटर किधर किधर एप्लीकेबल है। एक तो क्या है, हमने पढ़ लिया कि जब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कोई और करें तो ऑडिट मैटर अदर मैटर देते हैं हम। दूसरा, अगर रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट हो लेकिन हम विड्रॉ इज़ नॉट पॉसिबल अंडर लॉ एंड रेगुलेशन, देन यू आर गोइंग टू एट अदर मैटर। तीसरा हमने क्या पढ़ा है कि रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्लाइंट आपको मतलब लेट्स सपोज कोई बाहर की कंपनी है, फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है, वो आपको कह देते हैं कि ये पाकिस्तान में जो बनी लोकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन काइंडली आप ना इनको ना रुपीज़ में तो बनाई है आपने, साथ में ना आप काइंडली इसको ना डॉलर्स में ही बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने ना बाहर भेजनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो हमारी पेरेंट कंपनी है लेट्स सपोज दे आर इंटरेस्टिंग टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन dollars denomination, then you are going to add other matter paragraph in the audit reports in which you are referring that the financial there are two sets of financial statements have been prepared, ठीक है। आप उनको बताएंगे कि एक डॉलर्स में बनाई है और एक उसमें रुपीज़ में बनाई है। उसके बाद अगर आपने रिपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो भी आप अदर मैटर पैराग्राफ डाल देंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट करता है कि ऑडिट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हमने लेट्स सपोज बैंक से कोई क्रेडिट लाइन लेनी है, ठीक है। अक्सर जो बैंक होते हैं वो जब कोई भी क्रेडिट लाइन मतलब क्लाइंट को पैसे लोन दे रहे होते हैं, बोरिंग्स वगैरह, तो वो रिक्वायर करते हैं कि भाई ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा के ले आएँ, कैश फ्लोज वगैरह, अपने फाइनेंशियल पोजीशन, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। तो इस केस में हम मतलब स्पेशल पर्पज़ एक ऑडिट हो रहा है एक तरह का, ठीक है। मतलब स्पेशल पर्पज़ से बात ये कि वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, सिर्फ बैंक्स के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम अदर मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में दे रहे होते हैं कि दिस रिपोर्ट इज़ सोलली इंटेंडेड फॉर द यूज़र्स एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू और यूज्ड बाय अदर पार्टीज़, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिट रिपोर्ट भी हमने एज़ पर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट उस हिसाब से बनाई होती है, तो इस केस में भी हम अदर मैटर पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जी है एंड अदर मैटर पैरा डज नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अदर मैटर पैराग्राफ में ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट से रेलिवेंट, ऑडिट रिपोर्ट से रेलिवेंट है। ये नहीं है कि एक डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट ने देना ज़रूरी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो दिया नहीं और आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में छाप दिया उसको, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने अपनी मतलब अदर मैटर में सिर्फ वही मैटर रिपोर्ट करने हैं जो कि आपकी ऑडिट की रिपोर्ट, ऑडिटर्स की ओब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रेलिवेंट है, वही रिपोर्ट करना है। उसके बाद रिप्लेसमेंट एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर, वो मैंने आपको बता दिया है कि एम्फसिस ऑफ मैटर बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद आपने रखना है, ठीक है। और जो अदर मैटर है वो की ऑडिट मैटर्स के बाद आप रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अदर मैटर कोई आपकी लीगल एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट है तो आप रिपोर्ट के एंड में भी मतलब लास्ट पैरे में भी दे सकते हैं उसको।
ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हेन अ की ऑडिट मैटर सेक्शन इज़ प्रेजेंटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मे बी प्रेजेंटेड आइदर डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर द की ऑडिट मैटर सेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर्स जजमेंट्स दैट एट विच प्लेस दे आर गोइंग टू ऐड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ठीक है, ये सेक्शन बस वो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना थोड़ा आप इसको इस तरह कर देते हैं कि जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल दिया आपने और आपने वो सब्सिक्वेंट इवेंट पे डाला है तो आप ऐसे लिख देंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर डैश सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, और जो की ऑडिट मैटर होगा लेट्स सपोज आपने वो रेवेन्यू रिकग्निशन पे डाला है तो वो भी आप ऐसे लिखेंगे की ऑडिट मैटर्स और ब्रैकेट रेवेन्यू रिकग्निशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद अदर मैटर पैरा, when other matter para is included to draw user attention to matter relating to reporting responsibility। ठीक है, तो इस केस में आप रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी सेक्शन है उसके बाद भी इसको डाल सकते हैं या उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद जी है when relevant to all auditors responsibility user understanding of the audit report the other matter paragraph may be included in separate section following report on the audit of financial statement and the report on the लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं या आप अलग सेक्शन में भी दिखा सकते हैं। ले जी, ये स्टैंडर्ड से भी मैंने आपको रीडिंग करवा दी है एम्फेसिस ऑफ मैटर की और अदर मैटर पैराग्राफ की। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ ना आई डिस्क्रिप्शन में आपको पता है यूट्यूब चैनल के फर्स्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और जो है क्यूरीज हो आपकी वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आपने लेक्चर बड़े ध्यान से और तवज्जो से सुनना है, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है कि मतलब इसको कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर है, देखें हम बता रहे हैं उसमें वी ड्रा अटेंशन टू नोट फ्लॉ। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज है विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ फायर इन द लेट्स सपोज कोई डिज़ास्टर हुआ था, आग लग गई तो हमने उसका बता दिया कि प्रोडक्शन फैसिलिटी में आग लगी है। लेकिन ये लिखते हैं साथ में कि आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, हमारा ओपिनियन कोई मॉडिफाई नहीं हुआ। और ये देखें किधर लिखा हुआ प्लेसमेंट इसकी किधर है, बेसिस फॉर ओपिनियन के फ़ौरन नीचे। ठीक है, की ऑडिट मैटर से पहले और अदर मैटर की ऑडिट मैटर्स के बाद। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी, मतलब कंपनी जो जिसका हम ऑडिट करते हैं फॉर द ईयर एंडेड फ्ला वर ऑडिटेड बाय एन अनदर ऑडिटर्स या एन अनदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु एक्सप्रेस्ड अनमोडिफाइड या क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर जो भी है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन इतना। ठीक है, तो ये अदर मैटर पैराग्राफ है, इसमें हम जो है ना इसकी ये वर्डिंग है। ठीक है, और इसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है ये वो, क्योंकि ये एक ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट एक पैरा है, ऑडिट रिपोर्ट से रेलिवेंट कोई पैरा है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशंस थी जी, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ये अब उन्होंने लिखा हो ये रिपोर्ट थी कि अगर अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट हो तो उस केस में कैसे आता है, और ये मॉडिफाइड रिपोर्ट है जिसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। इस केस में उन्होंने एम्फेसिस ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये बताया हुआ है कि हमारा जो मतलब इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो इधर डिस्क्लोज है, ये मैटर है। ठीक है, लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर कोई और मैटर है जो कि प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। और नीचे हमने लाइन लिख भी दी है कि आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, मतलब ये पैरा इस पैरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इससे कोई ओपिनियन पे चेंज नहीं आया। बाकी जो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह, उसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप काइंडली इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।